थर्ड वेव जो है वो सामने आ रही है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर संगीन, मजमूई केसेस 6 लाख से बढ़ गए। एनसीओसी का बढ़ते कोरोना केसेस पर तशवीश का इजहार। केसेस भी बढ़ रहे हैं और जो पॉजिटिविटी की शरह है वो भी बढ़ रही है। लॉन्ग मार्च कैंसिल करें, हमारे साथ बैठिए, बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर बात करिए। जो कोरोना वबा जो कि एक बार फिर उसकी शिद्दत जो है तो वो बढ़ रही है, जो प्रिकॉशंस हैं वो बहुत ज़रूरी हो गया है। सियासी गहमा गहमी, पाबंदियों में नरमी, जिमनी और सेनेट इलेक्शन, धांधली और 7 वोटों के मुस्तरद होने के शोर में मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर कब और कैसे आई और कैसे इसकी शरह यौमिया 6.5% हो गई, ये सवाल हर पाकिस्तानी की जुबान पर है। बरतानी तर्ज के वायरस ने जहां फिर सब में खौफ की लहर पैदा कर रही है, वहीं वुज़रा के ऑपोजिशन से लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के बयानात भी सामने आ रहे हैं। मौजूदा सियासी तनाव और सरगर्मियों में कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटे में जाबहक होने वाले 32 अफराद के वरसा और 2600 से जायद मुतासरीन सवाल करते हैं कि उन पर टूटने वाली इस कयामत का जिम्मेदार कौन है। यहां पर पाकिस्तान का सवाल है। पाकिस्तान का सवाल है कि पाकिस्तान में बरतानवी तर्ज के कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार कौन है। क्या कोरोना की नई लहर से निपटने के लिए हुकूमत को मजीद सख्त इक़दाम करना होंगे? क्या पाकिस्तान में लगाई जाने वाली कोरोना वैक्सीन नए वायरस के खिलाफ भी मौसर साबित होगी? क्या मौजूदा सियासी कशमकश में हुकूमत ने कोरोना को नजरअंदाज कर दिया है? और क्या मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में ऑपोजिशन अपना लॉन्ग मार्च मुलतवी करेगी? ये वो हम सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूँ सादुल हसन। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान, सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मिन राशिद और साबिक मामले खुसूसी और माहिर सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों अहबाब का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये जो बरतानवी तर्ज का कोरोना वायरस पाकिस्तान में किस तरह से सर ये फैला है? तमाम जो वायरसेस हैं जी वो वक्त के साथ म्यूटेट करते हैं, यानी उनकी हैयत और शक्ल तब्दील होती है। इसको स्ट्रेन्स बोल सकते हैं। कई दफ़ा जब ज़्यादा बड़ी चेंज हो तो वो पूरी एक नई किस्म तस्वर की जाती। तो दुनिया भर में जहाँ करोड़ों लोगों को ये बीमारी लाहक थी, तो वायरस भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल तब्दील कर रहा होता है। इसको बरतानवी तर्ज या यूनानी तर्ज या पाकिस्तानी तर्ज कहना जो है वो बड़ा सख्त मिसलीडिंग है। ये ऐसे ही है जैसे कि कोरोना वायरस को आप चाइना वायरस बोलने की कोशिश करें। ये B117 है और यही इसकी सही इस्तिलाह है। दुनिया भर के 90 से ज़्यादा ममालिक में ये मौजूद है और कई दर्जन मुल्कों में ये अब प्रेडोमिनेंट स्ट्रेन है। तो ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। इसको आप इसके ऊपर दरवाज़ा नहीं बंद कर सकते। वायरस जो है वो एक शख्स से दूसरे तक फैलता है। वायरस की सारी फैलाव में आपको पिछले साल डेढ़ में अंदाज़ा हो गया होगा कि जो सबसे अहम स्ट्रैटेजी होती है वो इसको लिमिट करना या इसके नंबर्स के ऊपर दबाव रखना होता है। आप ये नहीं कर सकते, यह नामुमकिन है सिवाय इसके कि आप बिल्कुल एक आइलैंड नेशन हों और आप तमाम दरवाजे बंद कर दें और आने जाने वाले सब बंद हो जाएं। तो वही एक सूरत होती है कि आप वायरस की किसी एक किस्म को मुकम्मल तौर पे 100% बंद कर दें। तो ये इसका फैलना जो है वो एक एपिडेमियोलॉजिक फैक्ट और नागुज़ीर चीज़ है, एक इनएविटेबिलिटी है इसमें। अच्छा डॉक्टर यास्मिन राशिद साहिबा, ये जो जिसको हम इस्तिलाह में बरतानवी तर्ज कहते हैं और डॉक्टर फैसल साहब ने भी दुरुस्ती भी की कि म्यूटेटेड वायरस है, स्ट्रेन इसका ये नया है, पंजाब में इसके केसेस कितने ऐसे हैं जो सामने आए हैं और स्पेसिफिकली इसकी शरह कितनी ज़्यादा है? ये मेरा ख्याल है फैसल ने बहुत अच्छी तरह बता दिया है कि ये वेरिएंट्स होते हैं या तभी इसको यूके वेरिएंट कहते हैं और तब्दीली आती है वायरस के अंदर और सारी वायरसेस इसी तरह म्यूटेट करती रहती हैं और बहुत जल्दी म्यूटेट करती हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें हम लोगों ने जो अपने आपको पता है रोज़ाना टेस्ट करते हैं और जो मुस्बत टेस्ट आते हैं उनमें से एक हमने 300 का सैंपल लिया था, जो ख़ास तौर पे उन इलाक़ों में जहाँ से लोग बरतानिया से आना जाना भी था, जैसे कि जेहलम का इलाक़ा था और लाहौर और इसके अलावा गुजरात और उकाड़े से,
कोई 300 सैम्पल्स हमने लिए, तो जब 300 सैम्पल्स हमने टेस्ट किए तो उसके अंदर जो वेरिएंट था वो यूके का वेरिएंट को तकरीबन 70% मरीज़ों में निकला। मकसद ये है कि इस वक्त जो हमारे लिए समझने की चीज़ है वो ये है कि ये वेरिएंट जो है इसका फैलाव बहुत जल्दी होता है। इन्फेक्टिविटी रेट कंपेयर टू द प्रीवियस वायरस यानी वुहान वायरस के मुकाबले में इसकी फैलाव बहुत ज़्यादा है। इसकी इंटेंसिटी या इसकी वो जो कहते हैं क्या ये वैसा ही वायरस बिहेव करता है, बिहेव तो वो उसी तरीके से करता है, सिर्फ ये कि एक से दूसरे को लगने में बहुत तेज़ी करता है और जिसके ऊपर हमें एहतियाती तदाबीरें इख्तियार करनी पड़ेगी। और यही एक वजह है कि एकदम आपको पता है कि केसेस की तादाद जो है बहुत जल्दी जो वेरिएंट जिसकी हम बात कर रहे हैं एकदम से बहुत ज़्यादा इसके सिम्टम्स भी वही हैं जो आमतौर पर कोविड-19 के सिम्टम्स हम समझते हैं या उनमें फ़र्क है? नहीं जी, बिल्कुल उसी तरह के सिम्टम्स हैं। बेसिकली है तो कोविड-19 ही की वेरिएंट ना, सिम्टम्स आर एग्जैक्टली दैट। और आपको बताया कि जहाँ तक बीमारी की ताल्लुक है उसकी इंटेंसिटी जो इतनी है जिस तरह की वुहान वायरस की है, ऑन द अदर वुहान वेरिएंट की है। ऑन द अदर हैंड इन्फेक्टिविटी रेट, ये तो हम सबको पहले भी पता था कि जो ये यूके वेरिएंट है इसकी ज़रा इन्फेक्टिविटी रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तभी एकदम से इसका ज़्यादा फैलाव हुआ है। और तभी हम चाहते हैं कि हिफाजती तदाबीरों पर भी बहुत सख्ती की जाए और वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है वो आपके सामने हमने शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं वो जो सोसाइटी का हिस्सा है जो बहुत वल्नरेबल है 60 साल से ऊपर के लोगों को, वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको वैक्सीन लग जाए। ठीक है डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, सर बतौर माहिर सेहत आप भी चूंकि सारे सेटअप का हिस्सा रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग में भी आपने कलीदी किरदार अदा किया है, गलती हमसे कहाँ पर हुई और क्या अब इस स्ट्रेन को हमने क्या बर वक्त पकड़ लिया हुआ है अब? शुक्रिया जी। बात यह है जी कि गलती एक हद तक तो हम इस तरह कह सकते हैं कि हमें मिन हैसुल कौम जिस तरीके से अपनी जो प्रिकॉशंस हैं या जो एहतियाती रवैये हैं उनको जिस कदर अपनाना चाहिए था वो तो हमने नहीं अपनाए, तो इस लिहाज से आप इसे गलती कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह अभी फैसल साहब भी फरमा रहे थे कि वायरसेस तब्दील होते रहते हैं। इस वायरस के जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था तकरीबन 60 के करीब इसके अंदर चेंजेस आ चुकी हैं, तो ये तो होना ही होना है और जब ये होगा तो वो जाहिर है कि उसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं वो भी होंगी, चाहे वो बाहर से आए, चाहे वो उसके अंदर वेरिएशन लोकल हो वायरस के अंदर। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप रोक सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इनएविटेबल हैं उनको आप नहीं रोक सकते। तो बजाय इसके कि ये कहने के कि गलती किससे हुई और अब ज़िम्मेदार आपने किसको ठहराना है, मेरा ख्याल है फोकस डिस्कशन का ये होना चाहिए कि अब ये वायरस है, फ्यूचर में इससे ज़्यादा शिद्दत का वायरस भी आ सकता है और वो तेज़ी से फैल भी सकता है। तो इस सिलसिले में अब जो हुकूमत ने मैं समझता हूँ कि बरवक्त इक़दाम किए हैं, इसके अलावा कौम की क्या ज़िम्मेदारी है, लोगों को किस तरीके से इसको समझने की ज़रूरत है और इस सिलसिले में इनफरादी सतह पे भी, फैमिली की सतह पे भी, अदारों की सतह पे भी क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, जिम्मेदारी का तयन मुस्तकबिल में जो ज़्यादा एक्सट्रीम मेजर्स हैं वो लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, जब हमने गवर्नमेंट लेवल पर भी देखा कि हुकूमती सरपरस्ती में भी सियासी सरगर्मियाँ हुई, इज्तिमात हुए, वुज़रा भी एक दूसरे से मिलते रहे, मास्क का भी नहीं इस्तेमाल किया जाता रहा, तो क्या आप समझते हैं कि ये वजह भी बनी कि अवाम ने भी जनरल सतह पर मास्क इस्तेमाल करना छोड़े और SOPs पर अमल दरामद में सुस्ती की? मैं समझता हूँ जी ये सारी एफर्ट जो है ना इस बीमारी से निपटने के लिए ये कलेक्टिव है। बिल्कुल आपने सही बात पे तवज्जो दी है, आप फोकस कर रहे हैं। ये अकेले से कोई एक सेगमेंट सोसाइटी का, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे अवाम हो, चाहे वो इन्फोर्स करने वाले हों, ये खीर अकेले से नहीं पकती। इसमें जॉइंट एफर्ट चाहिए और सबकी कलेक्टिव एफर्ट चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी तक शुक्र है पिछले साल भर में ये कलेक्टिव एफर्ट ही का नतीजा है कि इतने सारे हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस ममालिक की निस्बत हमारी सिचुएशन बेहतर रही है, चाहे वो शरह अमवात हों या हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर प्रेशर हो। अच्छा, लेकिन अब इसका दामन हम अगर छोड़ेंगे, अगर हम किसी सूरत, जैसे डॉक्टर जफर बोल रहे हैं ना, जब कभी भी हमने अपनी बदएहतियाती सामने हम ले आए या हमने कोई कमज़ोरी की है एनफोर्समेंट में या उसकी कम्युनिकेशन में, तो बीमारी की शरह बढ़ जाती है। और जब कभी हमने उसके ऊपर एक्शन लिया है और लोगों को बताया है और लोगों ने कोऑपरेट किया है, खुद ब खुद वो शरह नीचे आना शुरू हो जाती है। हमारे एक्शंस के
कॉन्सिक्वेंसेज मौजूद हैं। तो इसीलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, आपका हमें बुलाना आए हम तीनों को यहाँ इसी बात की अक्कासी है कि देखिए ये एक अहम चीज़ है। हम तीनों यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर ज़फ़र मेरे प्रेडिसेसर रहे, मैंने इनके साथ काम किया, बहुत मेहनत से इन्होंने इस एफर्ट का आगाज़ इन्होंने किया था। डॉक्टर यास्मीन ऑल थ्रू बैठी हैं, अब मैं यहाँ बैठा हूँ। हम तीनों आपको एक ही बात बोल रहे हैं कि ये बीमारी की जो सतह ऊपर या नीचे जाना है, किसी हद तक तो ये वबा का एक इनहेरेंट बिहेवियर है, लेकिन इसको मॉडिफाई करने में हमारा बिहेवियर एज ह्यूमंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हुकूमत का अपना रोल है, मीडिया का अपना रोल है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज का अपना रोल है, और साइंस और उसको स्टडी करने का अपना रोल है। तो लगातार हमने ये भी देखना है कि ये कितना फैल रहा है, किस तेज़ी से फैल रहा है, इस वेरिएंट की तादाद क्या है, क्या ये ज़्यादा मौलिक है, क्या ये कम मौलिक है, इसके फैलाव की शरह कम है या ज़्यादा है। तो इसके साथ साथ एदाद व शुमार और साइंस की रोशनी में अगर हम रिकमेंडेशंस करते रहें और उनको इन्फोर्स करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये वेव जो है ये भी हम इसको अबूर करने में कामयाब होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो 2 हफ्ते का स्मार्ट लॉकडाउन की अब बात हो रही है, 15 से लेकर 28 तक के भी, तालीमी इदारों में भी, दीगर पब्लिक मकामात पर भी, तो ये 2 हफ्ते का जो स्मार्ट लॉकडाउन है, क्या ये इस शरह को कम करने के लिए काफ़ी है या फिर जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें एक्सटेंशन भी हो सकती है? अच्छा, बहुत ही अहम सवाल है। मैं समझता हूँ जी ये 2 हफ्ते की जो टाइम ड्यूरेशन है ये इसलिए रखी गई कि जो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है उसको मद्देनज़र रख के और एक रीजनेबल टाइम फ्रेम जिसके दौरान हम अपनी एफर्ट के नतीजे को इवेलुएट भी कर सकते हैं, यानी हम अपना नतीजा जो है हमें सामने नज़र भी आ जाएगा। तो अगर तो इस तरफ जा रही हुई तो कुछ इस आदमी का सोचा जा सकता है, अगर उस वक्त भी महसूस हुआ कि ये सिचुएशन अभी कठिन है, सख्त है, तो हो सकता है इस पीरियड को एक्सटेंड भी किया जाए। ठीक है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आप भी जिक्र कर रही थी पहले अपनी गुफ्तगू में वैक्सीनेशन के हवाले से भी। अब इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आप ज़रा ये भी आगाह कर दीजिएगा कि जो ज़ईफ़ुल उम्र अफराद हैं 60 साल से उम्र के ज़ायद के, किस तरह से वो मज़ीद अपने आप को फ़ाल तरीके से रजिस्टर करा सकते हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए, और कितने अफराद इस वक्त वैक्सीन लगवा चुके हैं आपके रिकॉर्ड के मुताबिक? देखिए, सबसे अहम चीज़ तो ये है कि 116 जो है उसके ऊपर बार बार हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड का नंबर जो है उसके अंदर आप इस मैसेज कर दीजिए, तो आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन के मुताबिक आपको पिन कोड दी जाएगी जिसके तहत आप अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि लोगों को बहुत जल्दी अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी हम उनको वैक्सीनेट करेंगे इतनी जल्दी वो अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत इस बहुत ही मूज़ी किस्म की वबा के ख़िलाफ़ अपनी बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है हमारे पास इस वक्त जो वैक्सीन है वो डबल डोज़ की है, एक अब लगेगी और एक 21 दिन के बाद लगेगी। तो सही जो उसका तासुर है उस वैक्सीन का वो तकरीबन 3 हफ्ते के बाद सही शुरू होगा। अब हमारे लिए सबसे अहम चीज़ है कि लोगों को अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहिए ताकि उनकी जल्द से जल्द उनकी पिन कोड जो है वो सामने आए और वो अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकें। जहाँ तक हेल्थ केयर के वर्कर्स का ताल्लुक है, ऑलरेडी हमारे कोई 1.25 लाख के करीब ऑलरेडी हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, और हमारे 116 सेंटर्स जो हैं इस वक्त पंजाब में चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा जो सेंटर है इस वक्त लाहौर के अंदर हमने एक्सपो सेंटर में बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में भी, आज क्योंकि मेरा ख्याल है कुछ इतवार की छुट्टी की वजह से बहुत रश था, जब मैं वहाँ कोई 1:30 बजे के करीब 1 बजे या 1:30 बजे करीब वहाँ से निकली हूँ तो पता चला उस वक्त तक तकरीबन 2,500 लोग जो थे वो अपने आप को आज के दिन में वैक्सीनेट करवा चुके थे। पिछले 4 दिन के अंदर 18,000 से ज़्यादा बुजुर्गवार जो हैं उन लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब लोग अपने आप को खुद वॉलंटरली दे आर कमिंग ओवर फॉर वैक्सीनेशन, और एक अच्छा मुस्बित इम्प्रेशन ले जाके वापस जाके और लोगों को भी भेज रहे हैं कि आप जाइए अपने आप को वैक्सीनेट करें। मेरे लिए बहुत अहम है कि हर बुज़ुर्ग जो 60 साल से ज़्यादा उम्र का है वो वल्नरेबल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बीमारी जवान लोग जो हैं इसको उससे उनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत बहुत बेहतर होती है, इसलिए वो इस बीमारी के साथ डील कर सकते हैं। जो बूढ़े लोग हो जाते हैं जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के, उनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत इतनी ज़्यादा नहीं होती, और इस वजह से उनको ये वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी हम अपने वल्नरेबल ग्रुप्स को लगाएंगे, क्योंकि अभी देखें ना जो शरह अमवात हम देखते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा शरह अमवात 55 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए या जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। तो जितनी जल्दी वैक्सीनेशन होगी उतना बेहतर होगा, और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कराएं, और आपके प्रोग्राम्स के थ्रू आप भी, मेरा ख्याल है मुसलसल, अगर ये भी एक सदका जारी है कि अगर मुसलसल आप इंफॉर्मेशन देते जाया करें कि जी 116 पे आप
66 पे आप सिर्फ आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है वो उसका वो नंबर जो है वो भेजना है, खुद ब खुद इंशाल्लाह वो आपको आपका वक्त और टाइम और जगह बता दिया करेंगे और उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। ये भी हैं कि 1166 पर लोग अपना आईडी कार्ड नंबर मैसेज करते हैं लेकिन उनकी तरफ से जवाबी रिस्पांस नहीं आ रहा, कई लोगों को ये भी शिकायत सामने आई हैं। मैं इसकी अगर आप इजाजत दें तो थोड़े अदाद शुमार नेशनल वाले बता दूं में जी प्लीज जी। अच्छा डॉक्टर यास्मीन से बता दें कि जो रजिस्टर्ड फ्रंटलाइन वर्कर थे वो 4,65,000 आज तक हैं और हेल्थ केयर वर्कर जो हैं उसके अलावा वो 1.5 लाख के करीब हैं। ये तकरीबन 6.25 लाख लोग बनते हैं, जिसमें से कम से कम एक डोज जो है वो 2.25 लाख लोगों को लग चुकी है। 52,000 लोग जो हैं हेल्थ केयर वर्कर वो अपनी दोनों डोजेज लगवा चुके हैं। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड सीनियर सिटीजन हैं वो 4 लाख से ज़्यादा हैं, 3,86,000 और तकरीबन 23,000 लोगों को कल तक लग चुकी थी। आज ये मुझे लगता है इतवार की वजह से ये फिगर काफ़ी इससे ऊपर चली जाएगी। तो इसमें बेहतरी आ रही है, लेकिन इसमें शदीद बेहतरी की ज़रूरत है आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर हमें अपनी सारी पॉपुलेशन कवर करनी है तो अभी खासा रास्ता है तय करने का। 1166 का आपने जिक्र किया, एक शिकायत ये भी आती है, ये भी आप सुन लीजिएगा और एक ही बार इसका रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हमें नाज़रीन की तरफ से भी ये शिकायत सामने आती है कि एक तो वो जो 1033 हेल्पलाइन है और 1166 है, 1166 पर जब आईडी कार्ड मैसेज करते हैं तो ये तो बता दी जाता है कि वैक्सीनेशन सेंटर ये है, लेकिन डेट नहीं बताई जाती कि कब आप वहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आएंगे, कोड नहीं आता। और जो 1033 है उस पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, वो सिंपल ये कहते हैं कि आप 1066 पर जो है वो 1166 पे आप मैसेज कर दें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो ये 1166 जो है वो नेशनल वाला नंबर है, उस पर जब आप अपना NIC भेजते हैं बगैर डैशेज और स्पेसेस के तो आपको जवाब आ जाता है। अच्छा आप देखिए, मैं आपके सामने फिगर रखता हूँ कि इस वक्त जो रजिस्टर्ड सीनियर सिटीजन हैं वो 3,86,000 हैं और जो जिनको एक डोज लग चुकी है वो 23,000 हैं। सो इसका मतलब है कि काफ़ी लोग अभी हैं सिस्टम में जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और जो हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, वैक्सीन एडिशनल अवेलेबल होती चली जाएगी तो ये तादाद बढ़ती जाएगी। तो हम उनको सिर्फ एक तरीके से कर रहे हैं। हमने सबसे पहला फैसला ये किया था कि कोशिश ये थी कि सबसे जो बुजुर्ग हैं, जो 80 से ऊपर हैं, 85 से ऊपर हैं, उनसे शुरू किया जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए। लेकिन कुछ सूरत हाल में हमारे कुछ सेंटर्स में कुछ कैपेसिटी थी तो ज़रा यंगर लोगों की बारी भी निस्बतन जल्दी आ गई। अच्छा ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये बता दूं कि 1133 मेरे ख्याल से पंजाब गवर्नमेंट का हेल्पलाइन है, तो वो जाहिर है चूंकि वो 1166 मैनेज इसको कर रहा है तो वो आपको उस तरफ डायरेक्ट करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि तमाम सूबों के साथ बड़ा सिंक्रोनाइज करके चलें ताकि कोई कंफ्यूजन लोगों के लिए ना आए। ठीक है डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी जिक्र किया इस बात का कि लोग वॉलंटरीली भी आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, तो क्या जो एक सोशली और कल्चरली एक हमारे अंदर एक रिस्ट्रेंट पाई जा रही थी वैक्सीन को लेकर, कुछ तवहमात भी थी, कामयाबी से उसको ओवरकम किया जा रहा है फिर, यानी हमारी वैक्सीन की जो कैंपेन है वो ठीक तरीके से लोगों तक पहुंच रही है? जी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह की वैक्सीनेशन कैंपेन एडल्ट पॉपुलेशन के लिए पहली दफ़ा हो रही है, पूरी दुनिया में बल्कि पहली दफ़ा हो रही है। ये एक बड़ी मैसिव एफ़र्ट है। महदूद वसाइल के होते हुए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह का सिस्टम डेवलप किया है बड़े कम वक्त में, उसकी सताइश की जानी चाहिए। यकीनन उसके अंदर बॉटल नेक्स भी हैं, यकीनन उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो रही है। लेकिन मेरा एक ज़रूर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मेरे ख़्याल के अंदर, और मैं फैसल साहब से ये बात कर भी चुका हूँ जी कि मेरे ख़्याल में जिस तरह वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन कैंपेन होनी चाहिए थी, जिस तरह लोगों को उनके जहन में जो तोहमात हैं या जो उनके जहन में सवालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह की कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी और जिस वक्त होनी चाहिए थी, मेरा ख़्याल है कि उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी। और मैं समझता हूँ कि अब भी अगर इसको एक्सेलरेट किया जाए कम्युनिकेशन को, क्योंकि लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं। आपने देखा कि हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स भी इवन जो हैं वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन जैसे जैसे फिर वो ज़्यादा लोगों ने लगाई तो उसका भी एक असर है। लेकिन गवर्नमेंट की ये जो असल में ना ओवरऑल आपने जो शुरू में बात की थी, होता ये है कि जैसे ही केसेस कम होना शुरू होते हैं तो लोगों की तवज्जो तो यकीनन हट ही जाती है, उन्होंने अपना रोज़गार में शामिल होना होता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी उसके अंदर कमी आ जाती है। एक हद तक तो ये कुदरती बात है,
लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मोमेंटम जो है ना वो भरपूर तरीके से जारी रहना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, क्या पंजाब खुद से भी कोई वैक्सीन इंपोर्ट करने का इरादा रखता है सूबाई प्रोग्राम के तहत, या फिर सेंटर पर ही डिपेंडेंट होगा? और ये भी बताइएगा कि एक्सपो सेंटर के हवाले से गो के काबिल तारीफ हैं आपकी काविशें भी, लेकिन गुज़श्ता साल मार्च से अब तक वाजिबुल अदा बिल्स की भी खबरें थीं, लेस्को की जानिब से 2 दिन का वक्त भी दिया गया था, वो भी काफ़ी डिस्करेजिंग है उन लोगों के लिए जो वैक्सीन वहाँ पर आके लगवाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है बिल तो उनको किसी वैक्सीन जो लगवाने आ रहे हैं उनको तो किसी को नहीं कहा कि आपने बिल पे करना है, उनको डर ही होगा ना कि अंधेरे छा जाएंगे मैडम। ये एक्सपो सेंटर भी हुकूमत का है नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, रोशनी है वहाँ, एयर कंडीशनर्स चल रहे हैं। आज के दिन में फैसल सुल्तान साहब अपने वालिद साहब को भी वहाँ लेके आए और हमने ख़ास तौर पे इस चीज़ को प्रोजेक्ट किया कि अपने वालिद को यहाँ अगर उन्होंने वैक्सीन लगवाई है तो ये वैक्सीन जो है ये दिस इज़ सेफ़ और इसके साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमम है। ये इसी तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मशहूरी कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है शऊर पैदा करने का, आपके सामने है वैक्सीन का जहाँ तक ताल्लुक़ था, जब तक कि हमें कोई श्योरिटी नहीं थी कि वैक्सीन मिलेगी, आपके सामने है साइनोफार्म ने पहले सबसे ज़्यादा दी है, अब कोवैक्स वालों ने एक कमिटमेंट कर ली है कि उन्होंने एक तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए उन्होंने अब हमें वैक्सीन जो है वो देनी शुरू कर देनी है। वैक्सीन के सिलसिले के अंदर इंशाल्लाह जैसे जैसे वैक्सीन मुहैया होगी पूरी कोशिश होगी कि आप सीनियर मोस्ट सिटीज़न से शुरू करके और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता 60 साल के जब मुकम्मल होंगे तो फिर नीचे 55 साल तक लोगों के दिन। जहाँ तक शऊर पैदा करने का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल है कि पिछले 1.25 साल में जितनी बात कोरोना के बारे में मुसलसल की जाती है, हर चीज़ के बारे में लोगों को बताया जाता है। मैं तो ख़ास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताती हूँ, समझाती भी हूँ, और हम मुसलसल जितने लोग जो काम कर रहे हैं हेल्थ के साथ कॉन्स्टेंटली वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इट। थोड़ा सा हम जैसे बहैसियत को, जैसे अभी ज़फ़र मिर्ज़ा ने बात की कि भाई बहुत सारे लोग थोड़े से घबरा रहे थे, लेकिन जब अब लोगों को वैक्सीन लग गई है और कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए तो अब ज़्यादा लोग इनकरेज हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन करवाने अपनी आ रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि जब हमने मुहिम शुरू की, जिस दिन पहले दिन एक्सपो सेंटर में मुहिम शुरू हुई तो 800 से 900 लोगों ने अपने आप को वैक्सीन पर, जैसे जैसे ख़बर निकली कि भाई एक अच्छा तरीका है, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज है, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, सहूलत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने शुरू हुए। आज तो वहाँ आपको पता है कि सवेरे सवेरे लोगों ने आके लाइन लगा ली। इसका मतलब है लोगों का एतमाद हुकूमत के ऊपर, हुकूमत का जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम इस पर हो रहा है। जब इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि ये काम जो है ये मज़ीद बढ़ेगा और सिर्फ लाहौर में नहीं हो रहा, आप पूरे पंजाब के अंदर हर ज़िला सतह के ऊपर बाकायदा इसके किस्म के सेंटर्स बने हुए हैं जहां हम ये सारी सहूलत जो है हर बंदे को दे रहे हैं और कोशिश पूरी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है काम कर रही है। और इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रही है कि जो सीनियर सिटीजन हैं वो सब आके अपने आप को वैक्सीन लगवाएं। ठीक है डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी। नहीं आप पूछिए, बताइए। अच्छा सर, जहां एक तरफ ये जो वैक्सीनेशन की काविशें हैं डेफिनेटली काबिल तारीफ भी हैं, हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है मुल्क भर में उसकी मिसालें डेफिनेटली दी जाएंगी भी आने वाले दिनों में, लेकिन सर 2019 के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में 60 साल से ज़ायद उम्र के तकरीबन 15 मिलियन के करीब अफराद हैं। तो सर एस्टिमेटेड कितना टाइम दरकार होगा उन तक वैक्सीनेशन मुकम्मल करने का, और कब तक दीगर एज ग्रुप के लोग भी वैक्सीनेशन करा सकेंगे, और क्या प्राइवेट एंटिटीज़ भी वैक्सीन इंपोर्ट कर सकेंगी? बेहतरीन सवाल जी, और इसका बिल्कुल डायरेक्ट ताल्लुक है। डॉक्टर जफ़र ने जो बात की, बिल्कुल उन्होंने ठीक बात कही कि अभी तक जो है इसकी जो कैंपेन है हमने लाउड और मैस कैंपेन नहीं की। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, हमें क्लियर विजिबिलिटी चाहिए थी वैक्सीन्स की वाफर अवेलेबिलिटी की। अगर हम बहुत बड़ी कैंपेन करते हैं और आपके पास जो अवेलेबल वैक्सीन इस वक्त है वो सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर के लिए या बुजुर्ग सिटीजन्स के लिए है काफ़ी, तो फिर आप जो है अपनी कैंपेन को सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते। तो अब ये कैंपेन बनी हुई है, रेडी है, इंशाल्लाह ये लॉन्च होगी जैसे ही हमें ये जो लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन जिसका डॉक्टर यास्मीन जिक्र कर रही थी, अगले चंद दिनों की बात है, इंशाल्लाह सामने आ जाएगी तो वो करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल बात ठीक है कि मैसिव कैंपेन के बगैर इसको वहाँ पहुँचाना नामुमकिन है। अब
जैसे आपने बताया। अब देखिए ये जो अगर हम अपनी टोटल पॉपुलेशन देखें, बिल्कुल करेक्ट आपने सेंसस के हिसाब से निकाली, ये तकरीबन 14 मिलियन के करीब बनती है पॉपुलेशन, और अभी हमारे पास मैंने आपको बताया कि तकरीबन चंद लाख लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सेल्फ रजिस्टर किया। अब ये तो वो लोग हैं जो विलिंगली खुद से सामने आ रहे हैं, या अर्बन एरियाज में रहते हैं, या ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, या ज़्यादा इसके बारे में कंसर्न या अवेयर हैं, वो सामने आ गए, इनको तो लग ही रही है वैक्सीन और लग जाएगी। लेकिन ठीक है, मुआशरे मजमूई तौर पे बचाने के लिए बिल्कुल वो करना पड़ेगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि मैस लेवल पे इसको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पर कथा कलामी माफ आपसे चाहेंगे कि इस नुक्ते को आप मजीद डिटेल से बताएं। मुझे यहाँ ब्रेक पे ब्रेक से वापस आएंगे तो जो हमारे साथ माहिरीन सेहत भी मौजूद हैं, उनकी राय में हम जानेंगे कि मजीद कितने सख्त हमें मुआशी रवैये मुख्तलिफ लेवल्स पर अडॉप्ट करें ताकि इस ट्रेन से और तीसरी लहर से बचा जा सके। ब्रेक के बाद इसमें बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब ने भी। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत साहब वक्त देने के लिए। सर 2 हफ्तों के लिए जो तालीमी सरगर्मियाँ अब ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो रही हैं, ज़ाहिर है कोविड की इस 3rd वेव की वजह से, तो सर ओवरऑल क्या दीगर सूबों के साथ भी यही आपकी अंडरस्टैंडिंग है या फिर सिर्फ जो टारगेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पर 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड है एकेडमिक एक्टिविटीज़? जी, जिस दिन हमने मीटिंग की थी उस दिन बड़ी तफसीलन हमें बताया गया कि किन शहरों में सिचुएशन जो है वो ख़राब है और कहाँ पे अभी सिचुएशन उस हद तक नहीं पहुंची। तो उसमें से जाहिर हुआ कि अभी सिंध बलूचिस्तान में पॉजिटिविटी रेशो जो है वो कम था और पंजाब के 7 शहरों में और पेशावर में और मुजफ्फराबाद में बड़ा हाई था। ठीक है। तो उसके मुताबिक हमने फैसला किया कि वहाँ पे स्कूल जो थे उनको सबको, और ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नॉट जस्ट स्कूल्स, सबको बंद कर दिया। अब ऑब्वियसली सिचुएशन कॉन्स्टेंटली अंडर रिव्यू है और अगले चंद दिन में दोबारा इसकी जांच पड़ताल करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता हालात ख़राब हुए तो फिर मजीद एक्शन लिए जाएंगे, अगर बेहतर हुए तो 28 तक बंद किए हैं तो उसके बाद खुल जाएंगे। सो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि हमें हेल्थ की एडवाइस क्या आती है और हालात जो है ग्राउंड पे वो कैसे होते हैं। अच्छा शफकत महमूद साहब, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला करे कि सब हालात बेहतर हैं। खुदा न खास्ता अगर सिचुएशन वर्स की तरफ जाती है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो क्या इस मरतबा फिर बच्चों को प्रोमोट करने वाला ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा या एग्जाम्स मस्ट होंगे चाहे डिले करने पड़े? देखिए जी, पिछले साल हमने सारे बच्चों को 9, 10, 11, 12 को पास किया विदाउट एग्जाम्स। अभी तक हमारा ये इरादा है कि इस दफ़ा एग्जाम जरूर होंगे, बगैर एग्जाम के कोई बच्चा पास नहीं होगा। 2 ईयर रनिंग बगैर इम्तिहान के पास करना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं तो फिर एनीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन मैं अभी आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि हमारा इरादा है कि एग्जाम्स 9, 10, 11, 12 के होंगे और अगर हम अपने एग्जाम्स कर रहे हैं तो जो फॉरेन सर्टिफिकेशन के एग्जाम है वो उनको हम कैसे रोक सकते हैं, फिर वो भी होंगे। तो सर एकेडमिक कैलेंडर जो तालीमी साल शुरू होगा फिर उसकी डेट्स पे भी डेफिनेटली इससे फर्क पड़ेगा या वो भी अपने स्केड्यूल के मुताबिक चलेगा? देखिए 2 हमने चीजें की थी। एक तो हमने एकेडमिक ईयर ऑलरेडी कोविड की जो वजह से जो स्कूल बंद हुए थे सरकारी स्कूलों को अगस्त तक ले गए थे। नॉर्मली सरकारी स्कूलों में जो एकेडमिक ईयर है वो अप्रैल में शुरू होता है, ठीक है, उसको हम अगस्त में ले गए थे और एग्जाम्स को भी हमने डिले किया था, जो मार्च में होने थे उनको हमने आगे कर दिया था। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक तो हम इसी सिचुएशन पे हैं कि अगस्त में एकेडमिक ईयर शुरू होगा। ठीक है। शफकत महमूद साहब हमारे साथ ही डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, हम मजमूई अवामी शऊर की बात कर रहे थे इस वेव पर काबू पाने के लिए। फवाद चौधरी साहब ने अपोजिशन से रिक्वेस्ट की कि लॉन्ग मार्च डिले कर दें। अभी फिरदौस आशिक अवान साहिबा सियालकोट में जलसे से खिताब कर रही हैं सर, उनके आसपास किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। ये तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका रवैया सर किस हद तक संजीदा है? डॉक्टर साहबा से बात करनी पड़ेगी इस मामले में। लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये जो मैसेजिंग होती है ख़ास तौर पे लीडरशिप के थ्रू, ये बहुत अहम है और सियासी सरगर्मियाँ अपनी जगह बहुत अहम हैं। हम सारे और हम प्राइड लेते हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क का हिस्सा हैं और उस जमहूरी सोच के साथ हैं। लेकिन ये मौजूदा सिचुएशन जो है ना, ये थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होंगी।
इस सिलसिले में हम मुशावरत कर लेते हैं, देखते हैं अगर हुकूमती सतह पे कोई इसमें गैप आ रहा है तो उसको एड्रेस किया जाए। अच्छा डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, बतौर माहिर सेहत आपसे ये हम जानना चाहेंगे नाज़रीन के लिए, क्लैरिटी के लिए, कि वैक्सीन्स के साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से काफ़ी कुछ मुतज़ाद आरा पाई जाती हैं, उस हवाले से ज़रा आप थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा तसल्ली देने के लिए लोगों को। जी, मैं देखें ये जितनी भी वैक्सीन्स इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं ये सारी तजर्बाती वैक्सीन्स हैं, लेकिन जब ये तय कर लिया गया कि एक ख़ास हद तक ये सेफ़ हैं और एक ख़ास हद तक इनमें असरियत है, तो उसके बाद इनको इजाज़त दी गई। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने, जो दुनिया की मानी हुई रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जब उन्होंने इजाज़त दी तो फिर बाकी मुल्कों ने भी उसके ऊपर उसको एनालाइज़ करके तो उसके मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई फैसल सुल्तान साहब ने कहा कि कि आज अपने वालिद साहब को वो लेकर गए और उन्होंने वैक्सीन लगवाई। मैं इसको ज़रा वजाहत से बयान करना चाहता हूँ। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर फैसल सुल्तान के वालिद साहब को जो आज वैक्सीन लगी है वो साइनोफार्म की वैक्सीन है, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान में साइनोफार्म की वैक्सीन है। ठीक है। अब चूँकि वो चाइनीज़ वैक्सीन है तो लोगों के जहन में बड़े अजीबोगरीब खदशात आते हैं कि जी शायद वो क्वालिटी उसकी ठीक नहीं, शायद उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। इन्होंने अपने वालिद साहब को लगवाई है। मैं कल मेरी बेगम की जो वालदा हैं उनको लेकर जा रहा हूँ, उनको कल मैं वैक्सीन लगवा रहा हूँ, उनको भी साइनोफार्म लगा रहा हूँ। ठीक है। तो ख़ास तौर पे जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन गवर्नमेंट जो अप्रूव करती है तो गवर्नमेंट फिर इस बात की एश्योरेंस देती है कि वो सेफ़ भी है, मौसर भी है। और मैं इस्तदा करूँगा अपने तमाम बुज़ुर्गों को पाकिस्तान में कि वो इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें कि ये साइनोफार्म है या एस्ट्राजेनेका है। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो शोटी दी है वो उन्होंने तसल्ली से शोटी दी है। शौकत महमूद साहब, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछली दफ़ा जब लॉकडाउन और तालीमी सरगर्मियाँ सस्पेंड होनी थी तो सिंध के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सिंध को थे, पंजाब में भी ज़रा कैलेंडर डिफरेंट हुआ छुट्टियों का, तो इस मरतबा क्या सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी होगी या फिर प्रोविंशियल लेवल पर अलग अलग बन सकती हैं पॉलिसीज़? देखिए, पिछले साल मार्च से लेके आज तक सारे फैसले जो हमने किए हैं वो मुशावरत से किए हैं, और सारे फैसले जो हैं उनमें सबकी रजामंदी शामिल हुई है। इसलिए कि हमने ये फेडरल गवर्नमेंट ने कोई अपने तौर पे फैसला नहीं किया, और ये जो अभी फैसला आपको नजर आ रहा है ये भी उसमें सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग में मौजूद थे, सिंध की हेल्थ मिनिस्टर मौजूद थी वीडियो के ऊपर। तो इसलिए फैसले जितने भी होंगे वो नेशनल लेवल के फैसले होंगे, इसलिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में हमने ये मीटिंग की और वहाँ पे बैठ के ये फैसले किए, और आइंदा सारे फैसले भी मुशावरत से और सबकी रजामंदी से होंगे। ठीक है डॉक्टर फैसल साहब, बतौर मुआविन खुसूसी सेहत आप ऑपोजिशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपनी सरगर्मियां जो है वो मुअत्तल करें, और क्या मजीद सख्त इक़दाम किए जाएंगे मुस्तकबिल में? ऐसे है जी कि हमारे तमाम जो मैसेजिंग है हेल्थ के बारे में, कभी भी हमने ऑपोजिशन या हुकूमत, ट्रेजरी बेंचेस या ऑपोजिशन बेंचेस के लिए कभी फ़र्क नहीं किया। आपके सामने रिकॉर्ड है पिछले साल का। हमारी कोशिश रही है कि हेल्थ मिनिस्ट्री से जो भी हम गाइडेंस निकालें वो साइंसी एतबार से इतनी मुस्तनद हो कि उसको तमाम लोग जो हैं वो एक्सेप्ट करें। तमाम सूबों में जो हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, उनके साथ हम इन टच भी रहते हैं, और जो अपनी अपनी सूबाई लीडरशिप को गाइड भी कर रहे होते हैं। तो साइंसी एतबार से तो कोई बहस ही नहीं है इसमें। इस वक्त ये वक्त जो है एहतियात का है और बद एहतियाती का नहीं, और ये सब के लिए, हमारे हुकूमत के लिए क्या हो, अपोजिशन के लिए, और एक ही मैसेज है कि ये इस टाइम पे थोड़ा सा एहतियात कर लीजिए। तीसरी लहर वाज़े तौर पे आ चुकी है, कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान, शफकत महमूद और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, वक्त की अहम तरीन ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ इज्तिमाई सतह पर एहतियात है। एहतियात से ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। आप तो बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।